नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे बजरी माफिया के आतंक की, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर बात करेंगे हक के लिए हल्ला बोल की। इसके साथ ही बात करेंगे कैसे धरने में धज्जियां उड़ी। साथ ही आपको दिखाएंगे क्यों भाया पर सियासत आई है। वहीं बताएंगे आपको जश्न पर सियासी जंग क्यों हो रही है। आखिर में बताएंगे आपको क्यों पेट्रोल पंप पर सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा में बजरी माफिया पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं। होमगार्ड के जवान को ट्रैक्टर से कुचला है और इसके बाद जवान की मौत हो गई है। खनन विभाग की कार्रवाई से माफिया बौखलाए हुए हैं। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड जवान पर यह हमला किया गया। विभाग की टीम ने 3 ट्रैक्टर पकड़े थे बजरी के। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान पर हमला किया गया। ट्रैक्टर के ऊपर से उसे फेंक दिया गया और उसके बाद उसे ट्रैक्टर से कुचला गया। इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो प्रदेश के बजरी माफिया किस कदर बेलगाम हो गए हैं, वो इस घटना से साफ दिखता है कि दौसा के मंडावर के करीब की यह घटना सवाल खड़े करती है। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान पर हमला कर बजरी माफिया ने प्रशासन को सीधी चुनौती दी है। खनन विभाग ने मंडावर के समीप अवैध रूप से बजरी ले जा रहे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। जब ट्रैक्टर को थाने तक भिजवाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में होमगार्ड के जवान भवानी सिंह को ट्रैक्टर से फेंक दिया गया। उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से घायल होने पर होमगार्ड के जवान को दौसा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोई कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस पर कोई सूचना नहीं थी, वो अपने स्तर पे कर रहे थे और सूचना मिली कि अस्पताल में कोई व्यक्ति घायल होकर आया है, जो खनिज विभाग की टीम का है, जो ट्रैक्टर से गिरना बताया है। अवैध खनन बजरी की चेकिंग के लिए टीम गई हुई थी। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए थे। उनको पुलिस की इमदाद की सहायता से उनको थाने पहुँचा रहे थे। तो कुछ गाँव वालों ने एक ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर जवान को धक्का दे गिरा दिया गया और उससे क्या नाम है एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हो गया, उसको 200 हॉस्पिटल। काफ़ी ये एक दुखद घटना है कि हमारी माइनिंग की टीम कार्रवाई कर रही थी अवैध खनन में। ये रसीदपुरा एरिया में मंडावर थाना जो पड़ता है, तो वहाँ पे कार्रवाई कर रही थी। तो 3 ट्रोले इन्होंने पकड़े और इनको जब्त करके ला रहे थे। तो भगवान सिंह नामक होमगार्ड जी जो साथ में थे, उनके ऊपर हमला किया लोकल स्थानीय लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा लाए गए आफ्टर इंजरीज। यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने इनको मृत घोषित किया। तो अब ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि बेलगाम खनन माफिया पर कार्रवाई कब होगी। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि 2 महीने में दूसरी हत्या, कार्रवाई कब? खनन विभाग को पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है जो न्यूज 18 पूछता है। इसके अलावा बेलगाम बजरी माफिया का हमदर्द आखिर कौन बना हुआ है? माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है और इन सवालों के जवाब तलाशे जाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 2 महीने में 2 जवानों की इस तरीके से मौत हुई है। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, इन सब के बाद जो न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, कब होगी कार्रवाई, यह सबसे अहम सवाल है। तो आखिर कार्रवाई कब होगी इन बजरी माफियाओं पर? बिल्कुल, पिछले 2 महीनों में 2 घटनाएं दौसा जिले में सामने आई हैं। 2 बॉर्डर होमगार्ड के जवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसी का परिणाम है कि जो खनन माफिया हो, चाहे पत्थर का खनन करते हो, चाहे बजरी का खनन करते हो, ये माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। और आज भी इन्होंने मंडावर में एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जब खनिज विभाग की टीम ने 3 ट्रैक्टर पकड़े थे बजरी के भरे हुए, जो अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे थे। ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद ट्रैक्टर चालक के साथ एक बॉर्डर होमगार्ड का जवान बिठा दिया था, ताकि वो ट्रैक्टर लेकर भाग नहीं सके। लेकिन रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने और जो ट्रैक्टर चालक था उसने हमला कर दिया
और इस बॉर्डर होमगार्ड का जवान जो भवानी सिंह, जिसका नाम है, जैसलमेर जिले का रहने वाला है, इसको ट्रैक्टर से नीचे फेंक दिया और उसको कुचलने की कोशिश की गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मंडावर अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद दौसा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि खनिज विभाग की टीम का कहना है कि पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी, पुलिस भी वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी, लेकिन स्थानीय जो मंडावर थाना पुलिस है उनका ये दावा है कि वो उनको सूचना नहीं दी गई इस बारे में। ऐसे में खनिज विभाग और पुलिस विभाग में भी इस सामंजस्य का अभाव दिखा इस पूरी घटनाक्रम में, जो भी एक जांच का विषय है। आशीष, देखिए जांच का विषय तो बहुत कुछ है, लेकिन एक और बड़ा सवाल, देखिए कई बार सवाल यह उठता है कि जो खनन माफिया हैं और जो अधिकारी हैं उनके बीच मिली भगत को लेकर के बहुत बार बातें होती हैं। क्या ये वजहें भी होती हैं कि प्रशासनिक स्तर की तरफ से सख्त कार्रवाई इन पे नहीं की जाती है? बिल्कुल निश्चित रूप से मिली भगत की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बजरी माफिया हैं ये कोई बाहर के नहीं होते हैं, ये स्थानीय होते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर चालक होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं और इनकी पुलिस से मिली भगत इसलिए रहती है या खनिज विभाग से मिली भगत रहती है, ये आए दिन इस तरह का काम करते हैं और जैसे ही इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये जुर्माना देकर वापस छूट जाते हैं और फिर इसी तरह के कार्य में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे में आए दिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ये लोग लगातार इस तरह की घटना करते रहते हैं, खनन करते रहते हैं और जब भी कोई इनको मौका मिलता है तो आशीष, जरा सा आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त पीयूष सामरिया जो कि डीएम है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि खनन माफिया पे कार्रवाई हुई नहीं हुई, दूसरा सवाल है, एक सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, जिस जवान की आज मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन सर? जी, ये ड्यूटी करते वक्त ये खनन को रोकने की ये जो प्रयास था, उसी को बजरी के वाहन को जब्त करके वापस लेके जा रहे थे इसको थाने में जमा करने के। इस दौरान के बीच में ये जो घटना हुई है, जो इसके मालिक थे या जो भी व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति थे उस पर भी मैं जांच चल रही है, तो ये हुआ, ये दुखद घटना हादसा हुआ है। नहीं सर, उनकी मौत का जिम्मेदार क्यों? क्योंकि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो जिम्मेदारी तो किसी की होगी ना। जी बिल्कुल, उसके अभी कार्रवाई 2 महीने में ये दूसरी मौत है सर। जी, उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस इसमें दबिश दे रही है कि ये जो भी खनन ये माफिया है उनको एक बार और इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सख्ती होती क्यों नहीं है सर? क्योंकि आज पहला ये मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं और लगातार ये खबरें सामने आती रहती हैं कि बजरी माफिया कितने बेखौफ हैं। जी, आपकी बात सही है, एक बार इसमें और कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक बार इसमें कुछ ठोस अगर हाथ में है उसके बाद इस पे जवाब दे पाएंगे। पीयूष जी, आप कोई एक ठोस आश्वासन दे सकते हैं न्यूज 18 के जरिए कि हां कार्रवाई होगी, ठोस आश्वासन कि हां हम इतने वक्त तक में कार्रवाई करेंगे बजरी माफियाओं पे? नियमानुसार पूरी कार्रवाई होगी, इसमें बहुत ठोस कार्रवाई होगी। सर, वही तो नियमानुसार कार्रवाई हो रही है लेकिन सख्त नहीं हो रही है। जी, अभी ये इन्वेस्टिगेशन है, इस वक्त इस पे कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, इस पे कार्रवाई कर रहा है। चलिए पीयूष जी, हम उम्मीद यही करेंगे कि कार्रवाई आप करें, क्योंकि जिस जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी है उसे कम से कम न्याय मिले और बजरी माफियाओं पर आप लोग कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। अब बात फिल्मी अंदाज में चेजिंग की, जिसने कुछ ही देर में पूरे नागौर में दहशत फैला दी। हुआ कुछ यूं, पुलिस को एक कंटेनर में अवैध शराब होने की सूचना मिली, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी की, लेकिन कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ते हुए भाग निकला और फिर शुरू हुआ फिल्मी अंदाज में कंटेनर का पीछा। शहर की सड़कों पर कंटेनर चालक कंटेनर को भगाता रहा और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं। इस फिल्मी स्टाइल में चेजिंग का लोग जगह जगह वीडियो बनाते रहे। करीब 100 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा किया गया। आखिरकार सीकर के पास कंटेनर बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया और पुलिस ने कंटेनर चालक को दबोच लिया और कंटेनर को जब्त कर लिया। अब देखिए 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए, क्योंकि करीब 100 किलोमीटर तक ये चेजिंग जो है वो चली है, तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। फिल्मी अंदाज में ये कंटेनर जो चालक है वो कंटेनर को भगाता रहता है, पुलिस उसके पीछे रहती है।
कई जगहों पर बैलेंस भी बिगड़ता है कंटेनर चालक का, लेकिन फिर वो संभलते हुए आगे निकलता चला जाता है, लेकिन अंत में जाकर पुलिस के हत्थे वो चढ़ ही जाता है। और तब जाकर के इस फिल्मी सीन का, जो कहे फिल्मी सीन, लेकिन वाकई में ये हकीकत है और इस सीन का द एंड होता है। बात बीकानेर की, जहां नापासर थाना पुलिस द्वारा परिवादी किसान को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान छोटू राम नायक आज अपने खेत में चोरी हुई पट्टियों की रिपोर्ट दर्ज कराने नापासर थाने गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवादी को 2 घंटे तक थाने में बिठाया गया और फिर उसे भगा दिया गया। पीड़ित ने जब यह बात अपने दोस्त को बताई तो दोस्त ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन थाने का हेड कांस्टेबल आग बबूला हो गया और धक्का मुक्की कर मारपीट पर उतर आया। परिवादी के अनुसार रामसर गांव के बदमाश उसके खेत से झोपड़ी के लिए रोपी गई पट्टियां चुरा कर ले गए और खेत पर कब्जे की नियत से प्रवेश मार्ग पर लोहे का गेट लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। कोरोना न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ग्रहण लगा रहा है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट के तौर पर सामने आया है। आज बेरोजगारों ने शहर शहर प्रदर्शन कर अपने हक की बात बुलंद की। देखिए एक रिपोर्ट। हक के लिए हल्ला बोल, शहर शहर प्रदर्शन, बेरोजगार पस्त, प्रशासन मस्त। प्रदेश में हक के लिए अलग अलग मांगों को लेकर शहर शहर हल्ला बोला गया, जिसमें सभी की कुछ मिलाकर एक ही मांग रही, बेरोजगारों की बढ़ती तादाद की फिक्र कीजिए सरकार। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अजमेर के GCA चौराहे पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेले पर कचौड़ी बेचकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में स्थापित होने से पहले ये वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो कि जमीनी स्तर पर गायब है। युवाओं से रोजगार छिनीज रहे हैं निजीकरण के द्वारा, चाहे वो केंद्र की गलत नीतियों के द्वारा जो हम पे थोपी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के सारे पदाधिकारी मिलकर आज इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उधर कोटा में कलेक्ट्रेट पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ऊर्जा, जलदाय, जल संसाधन विभाग में तकनीकी सहायक पदों में बढ़ोतरी, आयु सीमा में छूट समेत कई मांगे की। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं डूंगरपुर के कांकरिया डूंगरी में शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के खाली पदों पर ST वर्ग में नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती 2018 के तहत TSP क्षेत्र में 1167 सामान्य वर्ग के पद खाली रह गए थे। ST वर्ग के उम्मीदवार उन खाली पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ आकर के हमें आश्वासन देके 3 महीने की कमेटी गठित कराई थी, लेकिन आज तक 10 महीने बीते जाने के बाद सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके तौर पर हम सभी अभ्यर्थी 1167 इस काकरी डूंगरी पर आक्रोश होकर एक महापड़ाव का अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको उतारता है और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अनारक्षित हैं जो सभी के लिए ओपन मेरिट्स हैं और हाई कोर्ट ने भी इसमें यही निर्देशित किया कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है और इसे स्पेशल मेरिट्स बना के इनको पदों को दिया जाना था। और ये 60% रेट में नहीं आने की वजह से सामान्य वर्ग से खाली रहे, जिसको अविलंब भरना जरूरी है और इसके लिए 5% की छूट देकर सरकार को इनको पदों को बढ़ना चाहिए, जो यहाँ के सभी वर्गों के लिए, भले चाहे वो जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, ये अनारक्षित पदों को अनारक्षित करके सभी वर्गों से भरकर इस बड़े आंदोलन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उधर भरतपुर के कलेक्ट्रेट पर बेरोजगार दिव्यांगों ने अपने हक को लेकर हल्ला बोला और तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा में विकलांग अधिनियम के तहत 4% आरक्षण देने की मांग की। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रदेश महासचिव
निर्भय गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जो अध्यापक भर्ती है उसमें विकलांगों को पूरा 4% आरक्षण नहीं दिया गया है, इसकी हमारे पूरा आरक्षण दिया जाए। इस तरह शहर शहर रोजगार की अलग अलग मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवाओं ने हक के लिए हल्ला बोला, अपनी आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अब बात जश्न पर सियासी जंग की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में एनएसयूआई छात्र संगठन की ओर से इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश में अलग अलग जगह बेरोजगार दिवस मनाया गया। युवाओं ने बेरोजगारी को प्रदर्शित करते हुए चाय, पकौड़े और मूंगफली के ठेले लगाए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार की मांग की। अब ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें आप देख सकते हैं जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, इन जगहों की तस्वीरें जहां पर युवाओं ने पकौड़े तले और बेरोजगारी दिवस मनाया। और अब बात एक ऐसी खबर की जो हैरान करती है, सिस्टम पर सवाल उठाती है और वर्दी वालों को कटघरे में खड़ी करती है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रमोद भाया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धरने में कानून की उड़ी धज्जियां, पुलिस करती रही मनमर्जियां। क्या इस तरह जीतेंगे कोरोना से जंग? मुझे आज कोविड हो रखा है, मुझे कोरोना हो रखा है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे बैठा हूँ, मजबूरी में आंदोलन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। जिसकी जान पर संकट है, जिसे इलाज की सख्त जरूरत है, वो थाने के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहा है और उसके समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए उसे सुन रहे हैं, उसे मोबाइल में कैद कर रहे हैं, इस बात से बेपरवाह कि वे भी उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ सकते हैं जिसने देश और दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। मुझे आज कोविड हो रखा है, मुझे कोरोना हो रखा है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे बैठा हूँ, मजबूरी में आंदोलन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। सचमुच करप्शन को जड़ से उखाड़ने के इस संकल्प को जो सुन ले वो इस शख्स पर कुर्बान हो जाए, उसकी पीढ़ियां इस पर निसार हो जाए। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी भर है? चलिए खुद सुन लीजिए। इस प्रमोचन भाया के काले कारनामों को समझने की कोशिश करो। आप सब मेरे साथ आओ, इस भाया की दुकान को बंद करेंगे। करप्शन के खिलाफ हल्ला बोलने निकला नरेश मीणा भले ही लोगों से करप्शन के खिलाफ लड़ने की अपील कर रहा हो, लेकिन हकीकत में ये जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है। ये देखिए, बोलने के दौरान बार बार नरेश के मुंह से गमछा खिसक रहा है, मास्क गिर रहा है, लेकिन इसका बोलना बंद नहीं हो रहा। तस्वीरों की जुबानी मामले की गंभीरता को समझिए। थाने के बाहर नरेश चीख चीख कर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अपनी भड़ास निकालता रहा। पुलिस वाले तमाशबीन बनकर खड़े रहे। मामले ने तूल पकड़ा तो 12 पुलिस एक्शन में आई और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नरेश मीणा और उसके 10 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई हुई नहीं थी, इतने में एक नरेश मीणा 50-60 लोगों को लेके आ गया थाने में और धरना प्रदर्शन करने लग गया और फिर थाने में घुसने की कोशिश करने लगे। तो कितने लोग गिरफ्तार किए? 10 लोगों को डिटेन किया। पुलिस खुद को भले ही क्लीन चिट दे रही हो, लेकिन थाने के बाहर कोरोना पेशेंट के धरने ने 12 पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव को पुलिस ने क्यों नहीं रोका?
नरेश मीणा को दूसरों की जान जोखिम में क्यों डालने दी? कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने में क्यों नाकाम रही पुलिस? विरोध सही हो सकता है, लेकिन विरोध के लिए किसी की जान को जोखिम में डालना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात भाया पर सियासत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजस्थान सरकार के एक मंत्री की, जो इन दिनों अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। नाम है प्रमोद जैन भाया। गहलोत सरकार में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर पहले सीएम को खुला खत लिखा गया, तो अब एक युवा नेता भाया पर सोशल मीडिया के जरिए हमला कर रहे हैं। सवाल है कि भाया पर आखिर कौन साध रहा है निशाना? हाड़ौती में सियासत हाई। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुहिम। पहले लेटर बम, अब सोशल हमला। भाया के खिलाफ कितने फ्रंट? अशोक गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर सियासत चरम पर है। पहले सांगोद विधायक भरत सिंह ने खुला खत लिखकर भाया को निशाने पर लिया, और अब एक युवा कांग्रेस नेता नरेश मीणा फेसबुक के जरिए भाया के खिलाफ हमलावर हैं। प्रमोद भाया के खिलाफ सियासी आग उगलने वाले नरेश मीणा भले ही बड़े नेता ना हों, लेकिन प्रमोद भाया जैसे बड़े नेता के खिलाफ उनकी मुहिम से कई संकेत साफ दिख रहे हैं, और ये पार्टी संगठन में गुटबाजी की ओर इशारा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इतने फ्रंट क्यों खुले हुए हैं। कांग्रेस की राजनीति में प्रमोद जैन भाया हाड़ौती के बड़े चेहरे हैं। 12 की कांग्रेस सियासत भाया के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पार्टी में भी भाया के विरोधियों की संख्या कम नहीं है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रमोद जैन भाया के विरोधी माने जाते हैं, तो पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर सामने आ ही चुके हैं। अब युवा नेता नरेश मीणा भी भाया के खिलाफ मैदान में डटे हैं। भाया के खिलाफ लगातार हो रहे हमले को कांग्रेस की सियासी गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रमोद भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, और माना जाता है कि पिछली गहलोत सरकार में उन्हें ऐसे ही आरोपों के कारण मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। भरत सिंह के खुले खत के बाद भाया ने पहले सचिन पायलट और फिर सीएम गहलोत से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश भी की। बहरहाल बंद कमरे में क्या कुछ हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के संगठन में संतुलन बनाने की कवायद के बाद भी कांग्रेस संगठन की इस खुली जंग से न सिर्फ पार्टी संगठन को नुकसान हो रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमलावर होने का मुद्दा मिल जा रहा है। 12 से विपिन तिवारी के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी सीधे जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी लग रही है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। कुछ वही स्थिति बन गई है जिस तरीके से भाया को लेकर के अब कांग्रेस के अंदर के ही कुछ नेता मुखर रूप से बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भाया को लेकर के हाड़ौती में जो भाया के विरोधी नेता हैं वो एक तरह से अपना गेम प्ले कर रहे हैं। इस पूरी जो कंट्रोवर्सी है उसके पीछे उन्हीं जो विरोधी नेता हैं वो एक एक करके अलग अलग फ्रंट पर
वो लड़ रहे हैं। अलग अलग मोर्चा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इन विरोधी नेताओं ने खोल दिया है। देखिए, हाड़ौती की जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें मेन पार्टी की तरह पहले भी गुटबाजी हावी रही है और ये गुटबाजी अब और ज्यादा हावी हो गई है। भरत सिंह के चिट्ठी बम के बाद जो नरेश मीणा युवा नेता है यहाँ पर, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा था और राजनीति की स्थिति इस हद तक गुटबाजी की आ गई है कि नरेश मीणा आज खुद धरने पर बैठ गए थे थाने में और कह रहे थे कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पर जो भाया के विरोधी हैं वो और ये जो राजनीति है किस कदर जाती हुई दिख रही है। हालांकि जो पूरे एपिसोड में जो पूरा एपिसोड हुआ है उसमें प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अलग अलग फ्रंट खोल दिए हैं उनके विरोधियों ने। इसका नतीजा क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी खत्म करने का दावा किया जा रहा था वो दावा अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि पार्टी को पंचायत चुनावों में जाना है, उसके बाद निकाय चुनाव भी होने और इससे पहले सबसे बड़ी चुनौती है एक रिजल्ट ओरिएंटेड पूरे प्रदेश में टीम बनाने की, क्योंकि अभी कांग्रेस में सारी जो कार्यकारिणी है, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे जिलों की कार्यकारिणियां हो, चाहे ब्लॉक की कार्यकारिणी हो, वो सब खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे वक्त में पार्टी में जिस तरह से हाड़ौती में जो गुटबाजी हावी है वो पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रमोद जैन भाया के जो विरोधी नेता हैं वो और मुखर रूप से सामने आने की पूरी संभावना है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे को लेकर के कई बार चर्चा भी हुई है और जैसा कि कल देखा हमने प्रमोद जैन भाया ने, सबसे बड़ी बात है गोवर्धन की इस चुनौती से कांग्रेस कैसे पार पाती है ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात घूसखोर डाक बाबू की।